तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट एक बार फिर से पेश किया है। इस बजट में खास करके जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य की हम बात करें, इन सब सेक्टर्स में आखिर क्या कुछ बदला है? टैक्सेस को लेकर लोगों में काफी शिकायतें नजर आ रही हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरुणा शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। आप डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं और गवर्नमेंट में सेक्रेटरी स्टील भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैम, अगर शुरुआत कर सकूं मैं, जो ओवरऑल बजट को आप कैसे देख रही हैं? क्या नया नजर आया इस बजट में? अगर आप ओवरऑल बजट को देखें तो सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे कल रिलीज किया था, उसमें एक्सेप्ट किया है कि समस्याएं क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी 50% यूथ को है। मतलब जो स्किलिंग पिछले एक डिकेड से हो रहा था उसका इम्पैक्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट किया गया है। ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि 8 करोड़ जॉब्स हर साल आपको लाने पड़ेंगे। ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव गेन है, क्योंकि कभी भी सुधार की पहला कदम होता है एक्सेप्ट करो कि हम कहाँ खड़े हैं। और चूंकि हमारा सेंसस नहीं हुआ है और कोई रिलायबल हमारे पास डेटा भी नहीं है, एक्सेप्ट जो आरबीआई भी रिलीज करती है ग्रोथ रेट का, उसमें डिस्क्रिपेंसी ऑफ नंबर्स बहुत ज्यादा है कि जो ग्रोथ रेट आरबीआई कहती है, जो आईएमएफ कहता है, जो गवर्नमेंट कहती है, तो हम एक एवरेजिंग ले ले कि हम 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। तो अगर हमको एक इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो हमें 10% पे जाना है। तो ये एक पहला कदम है कि आपने इसको एक्सेप्ट किया है। आप एक्सेप्ट करने के बाद उसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या आप बजट में प्रोविजनिंग कर रहे हो, तो किस तरह की आप दिशा दिखा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें अगर अगर हम देखें तो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, परंतु बजट में आपने इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए, जिसमें या तो जीएसटी रिडक्शन की कोई जो भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई है, उसमें एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट को रेफर करके जीएसटी को रैशनलाइज करने की कोई बात नहीं है, ना हर तरह के क्रॉप में एमएसपी की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको क्रॉपिंग पैटर्न फिर से हिंदुस्तान का बदलना पड़ेगा, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में किया गया था। क्योंकि अब हमें भूखमरी की प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें कम जमीन पे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे खुद को आश्चर्य हुआ जब मैं आंकड़े देख रही थी कि चाइना, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग कम है इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है। चाइना में लैंड होल्डिंग हमसे 1/3 है और प्रोडक्टिविटी हमारी उनकी 3 times ज्यादा है। तो अब जमीन छोटी होना इज नॉट द इश्यू। इन्होंने डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात की है, जो ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं हर राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो चुका है, हमको पता है कौन ओनर है, कौन फार्मर है, क्या लगाता है, जो पटवारी पुराना सर्वे करता है कौन सा क्रॉप लगाता है। तो ये डेटा डिजिटाइज फॉर्म में आज हमारे पास अवेलेबल है। डोनर आपके पास टेक्निक्स अवेलेबल है, जहाँ अब पटवारी जा जा के कौन सा क्रॉप लगाए देखने की जरूरत नहीं है। उस आईटी टेक्निक को ड्रोन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं करने के लिए। तो जरूरी ये है कि उसमें जो केवीकेस थे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, उनको फिर से एनहांस करने के बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बजट में वो नजर नहीं आया, परंतु इन्होंने जो बात कही है उसको फ्लैग किया है, जो वो एक अच्छी बात है। फिर अगर हम आगे चले, यूथ की बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो ये कहा गया है कि हम आने वाले 5 सालों में 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे। बट जो इकोनॉमिक सर्वे भी खुद कह रहा है कि हमको हर साल 8 करोड़ चाहिए। अब हर साल 8 करोड़ जॉब्स अगर हम नहीं क्रिएट करते हैं तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो लायबिलिटी बनता जाएगा। मैम, इनफैक्ट ये जो 4 करोड़ जॉब्स की भी बात है, उसमें भी अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम साहब मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भी इस पर कुछ बातें कही। उनका ये कहना है कि जो सीएमआई है, जिससे जो डेटा एजेंसी है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर डेटा मिलती है, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट ऑल इंडिया रेट अभी 9.2% है। और उनका कहना है कि बजट में जो ये दावे किए गए हैं कि कम से कम 2,90,000 लोगों को, सॉरी 290 लाख पीपल, 2,90,00,000 लोगों को फायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी, ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इट्स टू लिटिल टू लेट। तो आगे चलकर 8 करोड़ नौकरियों की जरूरत, वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल अभी जो अनाउंसमेंट है, क्या उससे आपको लग रहा है कि ये 3-4 करोड़ की नौकरियां भी बन पाएंगी?
देखिए, अगर तरीके से चलो तो बन सकती है। जैसे आप एमएसएमई सेक्टर की बात किया है, जो अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि उनके मैनिफेस्टो से उठाया गया है, बट अगर हमें मैनिफेस्टो से मतलब नहीं है, हमें सरकार से मतलब है, हमें डिलीवरी से मतलब है कि अगर एमएसएमई के माध्यम से आप इंटर्नशिप से जॉब क्रिएट करते हो, जो स्किलिंग का फंड है वो एमएसएमई से कनेक्ट करते हो, ये बात मैं हमेशा कहती आई हूँ कि वहां पे आप दो दो अप्रेंटिस लगाओ तो वो एम्प्लॉयबल यूथ बनेगा और आप जॉब्स क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आज एमएसएमई को ही हैंड होल्डिंग की जरूरत है। परंतु अभी जो आपने कहा है कि हम 100 करोड़ का फंडिंग देंगे उनको एक्सपैंड करने के लिए, उनको करने के लिए, बट उसमें एक राइडर ये है कि आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। बट डीमोनेटाइजेशन और पेंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा जो उबर नहीं पाए हैं वो एमएसएमईज है। तो चूंकि वो उबर नहीं पाए तो वो डिफॉल्टर है, तो वो गाड़ी ही उनकी शुरू नहीं होगी। तो अभी जरूरत है कि उनको सॉफ्ट लोन लेस इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल कराएं, क्योंकि नौकरियां वहीं पैदा होने वाली है। क्योंकि जितने एमएसएमईज हम स्प्रेड करेंगे उतना वेल्थ भी अर्बन से रूरल को जाएगा, उतने जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना आगे बढ़ेगा। तो 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना या 4 करोड़ जॉब्स 5 साल में क्रिएट करना इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास चाइना का एग्जाम्पल है, जब उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, उन्होंने ट्रांस विलेज इंडस्ट्री बना के कितने जॉब्स क्रिएट किए कि वर्ल्ड मार्केट पकड़ लिया। तो करने को अगर हम फोकस्ड रहे कि हमको एकदम क्वालिटी जॉब पकड़ के आगे चलना है, तो हम कर सकते हैं। तो हमारी पॉलिसी पूरी उस तरफ फोकस होके चलती रहे कि उनको सॉफ्ट क्रेडिट मिले, मार्केटिंग एक्सपर्ट के हाथ में आ जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, मार्केट रिसर्च मिलता रहे, मॉडिफाई करते रहे वो जॉब्स को, वो ट्रेडर ना बने। आज हमारे मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स बन गए, उनको आसान पड़ता है कि चाइना से माल ला के अपना ठप्पा लगा के बेचो यहाँ पे, दैन मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग लॉज है, जो टैक्सेशन लॉज है, वो सब होलिस्टिक अप्रोच लेके अगर हम चले तो असंभव नहीं है। मैम, एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि सॉफ्ट लोन्स आप लो क्रेडिट पर दीजिए, लो इंटरेस्ट पर दीजिए। अब इंडिया में एक बहुत बड़ा युवा तबका है जो लोन्स का शिकार हुआ है, क्योंकि लोन माफिया का ग्रोथ देखा है हमने ओवर द इयर्स। पैंडेमिक का आपने जिक्र किया और उसके दौरान खास करके, तो क्या अगर सरकार की तरफ से सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं, ये जो लोन शार्क्स वाले पूरे इकोसिस्टम में हमारे युवा फंस रहे हैं, स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, क्या उससे वो बच सकते हैं फिर? देखिए, ऐसा है कि 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं। एक है बैंकिंग सिस्टम, एक है नॉन बैंकिंग सिस्टम जिसमें एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस आता है, और तीसरा है फिनटेक सिस्टम। ठीक है, जहां से क्रेडिट मिलता है सबको। अब आप ये समझ लीजिए कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बैकएंड सब्सिडी गवर्नमेंट में जो पुराने स्कीम्स थे, जहाँ पे चाहे एग्रीकल्चर लोन हो चाहे इसके लिए सब्सिडी दी जाती थी, वो आपको बैकएंड सब्सिडी मिलती थी, हाउसिंग के लिए मिलती थी, तो वो सब बैकएंड सब्सिडी मिलती थी कि आप अपना किस्तें भरते जाइए और आपको लास्ट किस्तों में ऑफसेट होता जाएगा। वो इस तरह की सब्सिडी पैटर्न था। और जो माइक्रो फाइनेंस और फिनटेक देती है वो मार्केट रेट्स पे देती है, वो चाहे 24% दे, 26% दे, बट वो इसीलिए सक्सेसफुल है। उनमें डिफॉल्टर रेट अगर आप देखोगे 2 से 3% है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि उनके सिस्टम में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और बैरियर्स नहीं है, और आसानी से लोन मिल जाता है, जब जरूरत है तब लोन मिल जाता है। तो ये जो यूथ भी आया है या सब जो उसके गिरफ्त में आ रहे हैं, उसमें आपको इंडेटेड नहीं होना है। तो आपको एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी की, जब हम लोगों ने 2012 में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात शुरू की थी, बैंक्स पोस्ट ऑफिस को इन्वॉल्व किया था, अकाउंट्स खोले थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हो गए थे, कैश खत्म हो गया। आज की तारीख में सरकार से कोई पैसा कैश में या चेक से किसी को नहीं जाता है, सारा का सारा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से होता है। तो ये सारा जब किया गया था तब ये बात भी साथ में थी कि फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ाना बहुत जरूरी है, कि कर्जा कैसे लेना है। जब डिमोनेटाइजेशन के समय मॉरिटोरियम दिया गया था, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट द्वारा एक कार्ड बनाया गया कि अगर आप मॉरिटोरियम लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। आपने 3 महीने का लिया या 6 महीने का लिया तो आपका कितना बढ़ जाएगा, पर एक्चुअली आपका आउट ऑफ पॉकेट कितना ज्यादा जाएगा। तो 80% लोगों ने मॉरिटोरियम का फायदा नहीं लिया। तो ये एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट तो रहेगा। तो इसीलिए मैं जो कहती हूँ सॉफ्ट लोन देना है तो ये जो बैक एंड सब्सिडी है वो सरकार को ही देनी पड़ेगी, चाहे लोन इन तीनों में से कहीं से भी आए, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी मुझे चिंता तो इस बात की हो रही है कि हम बात कर रहे हैं कि यूपीआई के ऊपर भी एक
फीस वसूलने की बात कर रही है। अरे आप किसको इंसेंटिवाइज कर रहे हो, कैश को कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को इंसेंटिवाइज करना चाह रहे फीस अब किस पर नहीं है, मुझे लगता है उसकी सूची बेहद छोटी है। फीस वाले तो सारी जो सूची है वो अपने आप में इतनी लंबी हो गई बहुत है। लंबी है, हर कोई चीज में अंडर जीएसटी फीस है, कोई ओवर फीस है, कोई पता नहीं 10,000 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को, जैसे मैंने कहा ना, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आपको लोन देना है, आपका पैसा बैंक का बच रहा है, आज लोग बैंक नहीं जा रहे, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, आपका नोट छापने का पैसा बच रहा है, तो ये सारा जो कॉस्ट ऑफ द फिनटेक फाइनेंशियल ट्रांसफर्स का है, ये आरबीआई को बियर करना चाहिए। और आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को फ्री ऑफ एनी टैक्स रखना चाहिए कि उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ आए। तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक होलिस्टिक देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लग में आपने इधर से तो बोला कि हम पॉलिसी दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, बट दूसरी तरफ से कपड़ा अगर फट जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हमारा। और ऊपर से नई मुसीबतें आ गई हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो हैं, हाँ, आपकी जो रियल एस्टेट सेक्टर पर इसके असर प्रभाव कैसा पड़ेगा? क्योंकि आपने उसमें से जो है जो चेंजेस किए हैं, और बेसिकली अब लोग जो पहले प्रॉपर्टी खरीद कर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे थे, अब बेचते वक्त उसमें से जो है कहीं ज्यादा टैक्स लगेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा देखेंगे कि ये मिडिल क्लास को बहुत बुरी तरह हिट करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास ऑलरेडी सफरर रहा है। दे लॉस्ट द जॉब, या पे कट भी हुआ है, सैलरी कट भी हुआ है। और फिर हेल्थ का, हमारा एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड एजुकेशन का, अगर आप देखो तो अभी भी 0.27 ऑफ द जीडीपी, एंड अगर बजट का देखो तो 1.8% ऑफ द जीडीपी के रेंज में ही घूम रहा है, तो दोनों मिला के। तो अगर हम इसी रेंज में रहे तो मिडिल क्लास का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हेल्थ पे भी है, एजुकेशन भी है, क्योंकि उन लोग वहां सब स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। वो बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहेंगे, खर्चा करना चाहेंगे, फिर इन्फ्लेशन उनको हिट कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि अब कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने से मिडिल क्लास जो है वो एक घर बेच के ही दूसरा खरीद सकता है। वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे 4 5 6 घर नहीं लेता है। वो बहुत अपर 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 मिडिल क्लास की बात करें तो वहां हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसमें हैवी कैपिटल गेन टैक्स लगा दोगे तो फिर आपका रियल एस्टेट पे इसका फर्क पड़ेगा। रियल एस्टेट की कीमतें, मैम, इंडेक्सेशन को हटाने के पीछे आर्ग्यूमेंट क्या लग रहा है आपको? क्यों हटाया इन्होंने? नहीं, देखिए ऐसा है, आर्ग्यूमेंट ये था कि आप उसको अगर इंडेक्सेशन हटा दोगे तो उन्होंने सोचा कि शायद रिटेल मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, पर ओवरऑल प्राइस रिटेल जो जो बिल्डर्स की है वो गिर जाएगी। बट इट विल नॉट हैपन, कि उन्होंने सोचा इसमें डिमांड एंड सप्लाई हो जाएगा, लोग पुराने घर बेच नहीं पाएंगे, तो अगेन आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका सप्लाई साइड स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा। तो लॉजिक आपका ठीक था कि ओवरऑल शायद रिटेल मार्केट, जो बिल्डर्स का मार्केट है, वो सारा थोड़ा कम हो जाएगा, रेट्स गिर जाएंगे, बट इट डजंट लुक लाइक दैट। ये सवाल इनफैक्ट मैंने कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेट को भी पूछा था, जो पहले इकोनॉमिक जर्नलिस्ट भी थी, और उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया, हालांकि अभी लिमिटेड रिस्पांस दिया था, कि शायद इससे आगे चलकर जो है और ज्यादा ब्लैक मनी वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज्यादा बढ़े। हाय, स्मिता शर्मा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस से इंडेक्सेशन रिमूव किया गया है, उसका रियल एस्टेट पे क्या असर रहेगा, और क्या ये इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर ही अब देखा जाएगा? LTCG और इस पर बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड प्रोवाइजो को सरकार ने रिमूव किया है, लेकिन थर्ड प्रोवाइजो सेकेंड प्रोवाइजो को रेफर करता है, तो उसकी एक बहुत विवेचना करनी पड़ेगी। लेकिन जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है वो ये है कि इंडेक्सेशन हटाया गया है, लोगों का ये मानना है। सोशल मीडिया और टीवी पर इस पर डिबेट चालू है। और अगर इंडेक्सेशन हटाया जाएगा तो अगर किसी का पुराना घर है और वो आज की तारीख में बेचे तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडेक्सेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये मिडिल क्लास पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आपने 10 लाख में घर खरीदा, अगर आप 50 लाख में कल तक बेचते तो आपको इंडेक्स वैल्यू माइनस जो सेल पर बेच रहे थे उस पर टैक्स देना पड़ता। आज आपको जो सेल पर कर रहे हैं और जिस वैल्यू पर वो था उस टाइम पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे काले धन में भी मुझे लगता है, और कैश में भी, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं घर खरीदने पर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पर हम इस पर अपनी टिप्पणी इसलिए सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों प्रोवाइजो को पढ़कर एक डिटेल टिप्पणी आपको देंगे। जब आई वाज इन दैट हाई लेवल कमिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, हमारे 87 में से 85 रिकमेंडेशन के तो आदेश निकल गए। आपका RTGS, NIFT सब 24/7 हो गया, इस तरह के कई चीजें हो गई।
परंतु जो हमने कहा था कि टैक्स इंसेंटिव दो, अगर मैं सारे पेमेंट डिजिटल कर रही हूँ तो मुझे 5% का टैक्स इंसेंटिव दो। तो वो नहीं होने से क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जब हमने कमिटी बनाई थी तब मार्केट में डीमोनेटाइजेशन के समय ये फिगर सब पब्लिक में है कि 15 लाख करोड़ कैश मार्केट में घूम रहा था उस समय, और अगर आप अभी देखो तो 36 लाख करोड़ है। अब ये कैसे बढ़ा बताओ? 15 लाख करोड़ पूरा का पूरा अकाउंट में आ गया था उस समय, मतलब अगर ब्लैक मनी था तो वो आ चुका था, आपके सिस्टम में आ चुका था। अगेन कैश हैज कम, मतलब आप टैक्स चोरी, ओनली रीजन फॉर दैट इज आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज योर इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड अदर टैक्सेस को बचाना चाहते हो, इसलिए आप कैश मार्केट में जा रहे हो। तो अगर आप इसको नहीं करोगे, आप इसको फेयर करोगे, आप इंसेंटिवाइज करोगे डिजिटल पेमेंट्स को, तो ये 36 लाख करोड़ श्रिंक होता जाएगा। और जो आरबीआई अभी सही कह रही है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ नोट्स जो छापते हैं वो कम करना शुरू करेंगे, विच इज अ करेक्ट स्टेप आरबीआई इज डूइंग। और अगर होलसेल में वो जो बैंक्स को पैसा देती है वो कैश न जाके सीबीडीटी के रूप में जाएगा, रिटेल में यूपीआई चलता रहेगा, तो इट विल वर्क आउट वेरी वेल। द सिस्टम विल देन स्लोली, ये 36 लाख करोड़ जब तक नोट, शायद मेरे ख्याल से 10 या 15 लाख उसकी लाइफ होती है एक नोट की, उसमें ये खत्म हो जाएगा सारा। बट द प्रॉब्लम लाइज है कि जो इन लोग कह रहे हैं कि इससे हमको रिलीफ मिलेगा और ब्लैक मनी बढ़ेगा, तो देन इट इज वरीसम। अगर जो इनका सोच है अगर वो उस डायरेक्शन में जाता है, देन इट इज वरीसम। इसको फिर से सोचने की जरूरत है। मैम जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो आपने जिसका हल्के से जिक्र किया कि अगर हम हेल्थ स्पेंडिंग्स को भी देखें, अभी भी जो हमारा इतना लो परसेंटेज है ऑफ द इंटायर बजट, इस बार भी जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। कोई शिफ्ट कैसे आ पाएगा हमारे हेल्थ सेक्टर में, खास करके हमारे एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वो स्पेंडिंग सरकारें आती रहती हैं, लेकिन जब टेक्निकली हम पेपर पर देखते हैं तो अभी भी इतनी मिनिमम लेवल है, उसमें जंप के लिए किस चीज की जरूरत है हमें? देखिए, बहुत साफ है कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। इस सबको सबसे अच्छा सेहत और अपॉर्चुनिटी ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिले। हिंदुस्तान में भी आप इंडिपेंडेंस के बाद देखो, अगर मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से देखो, ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम से देखो, तो ये सब म्युनिसिपल स्कूल्स के प्रोडक्ट थे। ब्रिटिश टाइम में द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स वे द म्युनिसिपल स्कूल्स। फिर हमारे फादर के टाइम इट वाज द गवर्नमेंट कॉलेजेस, हम मेरे ब्रदर के टाइम में इट द गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये मेरे बेटे के टाइम में प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा आना शुरू हो गए। तो आप जितने भी देखोगे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इसके लिए फंडिंग चाहे आप मतलब आप मुझे एक सिंपल चीज बताओ, हम सेस लेते हैं राइट, और सेस की परिभाषा क्या है कि वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जिसमें लिया गया है। आप आंकड़े निकाल लीजिए कि एजुकेशन सेस हमारा कितना कलेक्ट हो रहा है, और उसको हम, और ये सीएजी ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि सेस हैज टू बी पुट अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल फंड, बट उसको हम कंसोलिडेटेड फंड में डाल के जनरल बजट में भेलपुरी बना के उसको खर्च कर रहे हैं। तो जितना कलेक्ट हो रहा है उतना भी हम खर्च नहीं कर रहे हैं। तो सेस का पैसा अगर हम पूरा खर्च करने लगे, पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैम सेंटर है, स्टेट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि सेस जो है इट इज नॉट टू बी शेयर्ड विद द स्टेट। हाँ, जैसे टैक्सेशन में परसेंटेज है कि इतना टैक्स का 40% जाएगा स्टेट को या इतना जाएगा, वो सारा जो चीज है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट वसूल करता है, अपना जो टैक्स लगा के उसके ऊपर वैट का लेता है। तो उसी तरह जो सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल में रहता है, और हम हर पेट्रोल खरीदते हैं या हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसमें आप नीचे देखिए एजुकेशनल सेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जितना पैसा कलेक्ट होता है उसी को हम डालना शुरू करें तो सोर्स है हमारे पास, और उसमें अगर थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ेगा भी तो किसी को हर्ट नहीं करेगा अगर हम क्वालिटी स्कूल्स एंड क्वालिटी हेल्थ पहुंचाना शुरू कर दें एट अफोर्डेबल प्राइस। यस, अफसोस वो हमारी प्राथमिकता ही नजर नहीं आती है। मैम एक आखिरी सवाल, अभी हम एक स्ट्रेंज स्टेट में हैं इंडिया में, जहां एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है, और लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के लिए पिछली बजट में थोड़े ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए थे। इस दफा जो है अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या ये 2 टैक्स रिजीम्स कॉमन थिंग है इन कंट्रीज? ये क्यों लागू है इंडिया में? डू यू थिंक कि ये सही है, गलत है?
नहीं, इसमें सही गलत की बात नहीं है, चॉइस वाली बात है कि किसको क्या सूट करता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको हाउसिंग लोन वगैरह वगैरह से जो ऑफसेट होता था वो सारी सुविधाएं थी। न्यू टैक्स रेजिम में लंप सम की सुविधा है। तो कई लोगों ने प्रेफर नहीं किया न्यू टैक्स रेजिम को, दे स्टक टू द ओल्ड टैक्स रेजिम। तो आइडिया अभी ये है कि इसको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो नाइदर आई कैन से दिस इज गुड और दैट इज बैड, इसको इवॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि आप एक सिंपलिस्टिक वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस कि सिंपलिस्टिक वे रहे। बट आपका अभी जीएसटी और इनकम टैक्स और एक्सपेंडिचर से इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि सीए के बिना तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। इस स्थिति में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और कंप्लायंसेस इतना ज्यादा है कि जैसे एमएसएमई की हम बात कर रहे थे कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बोर्ड कर रहे हो, 40 लाख का टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी लेना जरूरी है। भले ही आप पे नहीं कर रहे हो, एक पैसा नहीं कर रहे हो, बट जीएसटी आप नहीं पे कर रहे हो, बट आपको GST 1, GST 3B सबको फाइल करना पड़ेगा। तो एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग जानता है, उसको ये सब कॉम्प्लिकेशंस में वो उलझ जाता है तो वो घबराता है। तो उससे क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग वो अपना छोटा बिजनेस को और छोटा रखने में खुश समझता है। मैम, जो एक इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल आइडिया रहा है, राहुल गांधी जिसकी बात करते रहे हैं ऑफ टैक्सिंग द सुपर रिच, और ये वर्ल्ड वाइड इस पर डिबेट रही है, खास करके एक ऐसे वक्त में जब इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी को हम इतना शार्प डिवाइड के तौर पर देखते हैं कि जितने बिलियनर्स और हमारे जितने लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन या लोअर इनकम ग्रुप्स की अगर हम बात करें, वेयर डू यू स्टैंड ऑन? आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ इट, जो वेल्थ टैक्स की हम बात कर रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन, अगर हम सुपर रिच की बात करें तो उनका हम कंजम्पशन टैक्स ले ही रहे हैं कि अगर वो लुम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद रहा है तो उसके ऊपर हम हैवी टैक्सेशन 28% जीएसटी लगाओ, 30% लगाओ, 40% लगाओ, 50% लगाओ। दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, राइट? तो जैसे कह रही थी, तो उस तरह से इट विल वर्क आउट बेटर, क्योंकि इतना भी बहुत जरूरी है कि जो लोग बड़ा इन द सेंस उनका बिजनेस बड़ा है, हम वो चाहते हैं कि उनकी जो अर्निंग्स हो वो वापस फ्लो बैक करें into the expansion of their business। तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो कम बढ़ेगा क्योंकि वहाँ ऑटोमेशन ज्यादा बढ़ेगा बड़ी कंपनीज में, एमएसएमईज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये बड़ा क्लियर इक्वेशन है। तो उस तरह से फ्लोइंग बैक इज मोर इम्पोर्टेंट देन कलेक्टिंग टैक्सेस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितना सरकार को टैक्स जाता है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लोगों को कम है कि whether it is going to the right kind of sectors or whether the expenditure is going to the right kind of sectors। क्योंकि आप फ्री गेहूं देके या किसी के खाते में 8,000 डाल के या किसी के खाते में 10,000 डाल के, वो जो पुराना सेइंग था ना कि मछली पकड़ना सिखाओ तो मछली मत खिलाओ आप एक बार, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उसको डिग्निटी से अपनी जरूरत अनुसार खरीदने के लायक बनाओ। देन हम ये बांटते रहे, ठीक है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत रहेगी और धीरे 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 वो परसेंटेज कम होता जाएगा जब लोग उठते जाएंगे। अब वो देखने को मिला उत्तर प्रदेश के चुनावों में, इस बार हमने देखा कि जो लोग 2019 में खुश थे मुफ्त राशन से, वो 2024 में केंद्र सरकार से, राज्य सरकार, बीजेपी सरकार से नाराज थे क्योंकि उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, अब वो वर्किंग एज के हो गए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक यंग इंडिया को जो क्वांटम जंप चाहिए मैम, वो अभी भी नहीं मिला है इस बजट से। नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि 8 करोड़ जॉब्स हमको हर साल क्रिएट करने हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है हमारा कि हमारा अटेंशन ऐसी चीजों में जा रहा है जो गैर जरूरी है, जबकि हमारा पूरा अटेंशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्शन एनहांसमेंट, एनहांसिंग इनकम, एनहांसिंग डिमांड इन द मार्केट, सब लिंक्ड है एक दूसरे से, इसकी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि डिग्निटी देखो हर एक की है, ठीक है ना? आप एक ह्यूमन राइट्स की जो हम बात करते हैं ना कि आप किसी को भी दो, विद डिग्निटी दो, एजुकेशन दो, हेल्थ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो और स्किलिंग दो। दैट्स द गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के ये इंडिकेटर्स है। इसको फोकस में बोला है, नियत बताई है बजट ने, नियत ने इंटेंशन भी बताया है। अब डिटेलिंग में हमको इसी पे फोकस करने की जरूरत है, वरना हम दाएं बाएं जाएंगे तो फिर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरुणा शर्मा, वक्त निकालने के लिए। आप आरबीआई की हाई लेवल कमेटी की भी सदस्य रही हैं और तमाम मुद्दों पर आपने काम किया है। तो देखना होगा कि सरकार की सोच और हकीकत में जो खाई है वो पाट पाती हैं या नहीं, और खास करके बेरोजगारी को लेकर क्या सही में झुंझुना पकड़ाया
या कम से कम एक रास्ता दिखाया गया है, और नौकरियां बनेंगी या नहीं ये कुछ वक्त इससे लगेगा परखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।